दिनों लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है तो सरकार का यह दावा है कि अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ लगातार कार्रवाई की जा रही है। राजधानी पटना, जो बिहार की सबसे सुरक्षित जगह होनी चाहिए थी, वहां अपराधी सरेआम कहर ढा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। पहली तस्वीर में दिन दहाड़े अपराधी गाड़ी से उतरकर गोलीबारी करते दिख रहे हैं। दूसरी तस्वीर में बाइक पर बैठे बदमाश पिस्टल चला रहे हैं। सोमवार को खटाल चलाने वाले को गोली मारी गई और मंगलवार को एक युवक को 3 गोली मार दी गई। महज 72 घंटे के अंदर पटना के व्यस्ततम और पॉश इलाके से ये 4 तस्वीरें निकली तो सियासी पारा हाई हो गया। विपक्ष सरकार को लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रहा है। देखिए, मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, अगर मौजूदा हालात मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है और तब ऐसा हो रहा है, कोई लगाम नहीं है, तो ये चिंता की बात है। और अगर मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में नहीं है, कोई प्रॉक्सी गवर्नेंस कर रहा है बिहार में, तो और सबसे बड़ी चिंता का विषय है। सरकार का दावा है कि बिहार में अपराध के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। कई ऐसे राज्य हैं जिससे बिहार अपराध के मामले में काफी पीछे है। 2005 के पहले बिहार में अपराध करने वाले को मुख्यमंत्री आवास में पुरस्कार दिया जाता था, लेकिन 5 के बाद कोई कितना बड़ा भी आदमी क्यों ना हो, अगर अपराध करिएगा कार्रवाई निश्चित होगी। राजद को अपना घर देखना चाहिए। कानून व्यवस्था को नीतीश कुमार जी देख रहे हैं। बिहार में कानून का राज है। जो भी अपराध हुआ है, अपराधी बख्शे नहीं गए हैं। जो अपराधी फायरिंग में शामिल हैं, उन सबको पकड़ा जाएगा, सजा दी जाएगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि लॉ एंड ऑर्डर को हथियार बनाकर आरजेडी अब की चुनावी बैतरणी को पार करना चाहता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विधि व्यवस्था में सुधार के लिए सुशासन बाबू का तमगा मिला और आरजेडी के साथ जंगल राज का टैग जुड़ गया। बताया जा रहा है कि इसी टैग से छुटकारा पाने के लिए आरजेडी नीतीश कुमार के सुशासन वाले इमेज पर प्रहार कर रहा है। बहरहाल सियासत अपनी जगह है, पर राजधानी में अपराध की घटनाओं ने सुशासन पर सवालिया निशान जरूर खड़ा कर दिया है। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अपराधियों में पुलिस का खौफ खत्म हो गया है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता संजय कुमार और आनंद अमृतराज के साथ दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। खबर लखीसराय से है, जहां हलसी के एक युवती ने एक शिक्षक पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण और प्रताड़ना का आरोप लगाया है। पीड़ित ने एसपी कार्यालय पहुंचकर के न्याय की गुहार लगाई है। आरोप यह है कि जिले के बलगुदर्म के धर्मवीर कुमार के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था और उसने शादी का झांसा देकर कई बार उसके साथ संबंध भी बनाए, लेकिन इसी बीच धर्मवीर की सरकारी नौकरी लग गई और नौकरी लगते ही शादी कहीं और तय कर दी गई। जब युवती ने इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट शुरू कर दी गई। तो मेरे साथ अन्याय हुआ है, झांसा दे के शारीरिक शोषण किया है मेरे साथ कि शादी करेंगे, उसके बाद शादी किया नहीं। कौन लोग हैं? वो धर्मवीर कुमार है, बलगुद्दर के रहने वाले हैं। हाँ, एक संज्ञान में आया है। वो एक्चुअली बोकारो में जो है वो रहती है और यहाँ का टीचर है और लगा रही है यौन शोषण का झांसा देकर, शादी का झांसा देकर जो है यौन शोषण करने का हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। उसमें खबर वैशाली से, जहां पर लालगंज के एक बैंक का हूटर अचानक से बजने लगा। बैंक के गार्ड ने बैंक कर्मी से लेकर के लालगंज थाने को इसकी सूचना दी, जिसके बाद बैंक कर्मी और लालगंज पुलिस बैंक पहुंचे। बैंक का शटर खोलकर हूटर को दुरुस्त कराया, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। यह मामला लालगंज के तिनकुड़वा चौक के पास एक्सिस बैंक का है। 1 अगस्त 2023 को इसी बैंक में करीब 98 लाख रुपए की लूट हुई थी। वो बज रहा है कल से, अपने आप बज रहा है, तो कोई उसके अंदर कोई फंक्शन हुआ होगा, हो सकता है कहीं शॉर्ट लग रहा होगा, इसके वजह से उनका स्टाफ आया है। और इसी बीच बड़ी खबर सिवान से सामने आ रही है, जहां ट्रक ने 3 गाड़ी
में टक्कर मारी है। ब्रेक फेल होने के बाद ये टक्कर मारी गई, तीनों गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है, 3 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। नगर थाना क्षेत्र के ओवर ब्रिज की ये घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर, भीषण सड़क हादसा हुआ है, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। बता दें आपको कि सिवान में ट्रक ने 3 गाड़ी को टक्कर मारी। ब्रेक फेल होने की वजह से ये टक्कर मारी गई, जिसमें तीनों गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गया और 3 लोग घायल हो गए। नगर थाना क्षेत्र के ओवर ब्रिज की ये घटना। लातेहार में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए इनामी नक्सली मनीष यादव का शव पैतृक गांव गया में डुमरिया के छकरबंधा गांव लाया गया है। देखिए, 5 साल के बेटे ने नक्सली मनीष यादव को मुखाग्नि दी। 2013 में आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद मनीष यादव नक्सली संगठन से जुड़ गया था। नक्सली पर 5 लाख का इनाम था। डुमरिया गांव में शव पहुंचते ही भारी संख्या में लोग शव को देखने के लिए पहुंचे। शव पहुंचने के बाद पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। नक्सली मनीष यादव के 2 छोटे बच्चे हैं। मनीष के भाई ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। हर एक इंसान का ख्वाहिश रहता है कि आर्थिक स्थिति सही रहे। आर्थिक स्थिति कमजोरी होने के कारण ये माओवादी में ज्वाइनिंग ले लिए और बिना परिवार का राय सलाह लिए हुए चले गए। हालत बहुत ख़राब है। इनके बच्चे भी हैं। जो हम यहाँ का जो भी प्रशासन है, चाहे प्रतिनिधि हैं, उनसे हम इनके कम से कम बच्चे का गुजारिश के लिए। बिहार में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ने लगे हैं। अब ऐसे में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से गंभीर है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही भारी पड़ सकती है। आपको बता दें कि भागलपुर के JLNMCH में कई सालों से ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़ा हुआ है और इसको चालू करने के लिए अस्पताल प्रबंधन की ओर से कोई पहल नहीं की जा रही है। जब हमारे संवाददाता ने अस्पताल अधीक्षक से बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांट की जानकारी लेने की कोशिश की तो घंटों चैम्बर में इंतजार कराया और उसके बाद भी बिना कुछ बताए अपने चैम्बर से उठकर वहां से चले गए। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब जिम्मेदार जवाब नहीं देंगे और जवाब से बचेंगे तो मरीजों को बेहतर सुविधा कैसे मिलेगी। देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। बिहार में भी कोरोना के कई नए मामले सामने आए हैं। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। पूर्वी बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय में ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़ा हुआ है। कोरोना के दूसरे लहर में यहाँ पर 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए थे और दोनों ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़ा हुआ है। केंद्र सरकार की ओर से 2000 LPM का यह ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया था, जो कि अब तक बंद पड़ा हुआ है। और ठीक इसके बगल में राज्य सरकार की ओर से 300 LPM का ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है, वह भी बंद पड़ा हुआ है। तो दोनों ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़ा है। हालांकि एक ऑक्सीजन प्लांट से पूरे अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। हालांकि आपूर्ति जो है पूरे अस्पताल में ऑक्सीजन की हो रही है, लेकिन जिस तरह से एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दी है, तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ अस्पताल प्रबंधन को भी अलर्ट मोड में रहने की जरूरत है। स्थिति बिगड़ने से पहले ही ऑक्सीजन प्लांट को चालू करना आवश्यक है, क्योंकि यह पूर्वी बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है। भागलपुर, बांका, मुंगेर सहित आसपास के जिले और पड़ोसी राज्य झारखंड और पश्चिम बंगाल से भी मरीज यहां पर इलाज के लिए आते हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। खबर भागलपुर से, जहां पर सबौर की बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों ने सीडलेस बेदाना लीची का उत्पादन किया है। BAU के कुलपति डॉक्टर DR सिंह ने GI टैग के लिए भारत सरकार को अनुरोध पत्र भेजा है। बेदाना लीची का साइज शाही लीची से भी बड़ा है और पल्प की मात्रा भी ज़्यादा है, जबकि इसका बीज एकदम छोटा होता है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में बेदाना लीची के मदर प्लांट की संख्या पहले कम थी, अब उसकी संख्या बढ़ाई जा रही है। पहले बेदाना लीची के 50 पेड़ थे, अब फ्रूट रिसर्च विंग 250 से 300 पौधे तैयार करने में जुट गई है। काफ़ी बढ़ा दिया है, एक बड़ा आश्चर्य बना रहे हैं, क्योंकि इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। और डिमांड इसलिए ज़्यादा है कि इसका सीड बहुत पतला होता है और इसमें पल्प परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको डिमांड को देखते हुए, क्योंकि इसका जो प्रोपोगेशन होता है, जो मल्टीप्लिकेशंस होता है, ये एयर लेयरिंग से होता है। क्योंकि मात्र पौधे जो मात्र भी मदर प्लांट हैं, हमारे पास संख्या कम थी, तो हर साल करीब 40 से 50 पौधे ही हम तैयार कर पाते थे।
और अब बात झारखंड की खबर का करते हैं तो झारखंड में सरना पर सियासी संग्राम लगातार जारी है। कांग्रेस के बाद जेएमएम ने सभी जिला मुख्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया और जातीय जनगणना में केंद्र सरकार से सरना धर्म कोड को लागू करने की मांग की। अब झारखंड की सियासत में अब ये नया मोड़ सामने आ गया है। बीजेपी का ये आरोप है कि जब बड़ी संख्या में आदिवासी धर्मांतरण कर रहे हैं तो सरना धर्म कोड को मानने वाले कितने लोग बचेंगे। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। झारखंड में सरना पर सियासी संग्राम, जातीय जनगणना में लागू करने की मांग, झारखंड की राजनीति में नया मोड़, सरना धर्म कोड को मान्यता देने पर जोर। सरना नहीं तो जनगणना नहीं, झारखंड में आदिवासियों की ये मांग अब जिद बन गई। सोमवार को कांग्रेस और मंगलवार को सत्ताधारी जेएमएम ने जोरदार प्रदर्शन कर किसी भी हाल में सरना धर्म कोड को लागू करने की मांग की। जिला मुख्यालय में जेएमएम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोला और इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग तीर धनुष और पारंपरिक हथियार लेकर सड़क पर उतर आए। तो आदिवासियों का जनगणना में जगह नहीं होने के कारण से आज हम लोग के सामने बहुत तरह का संकट की स्थिति है, इसीलिए ये आंदोलन पूरे राज्य में हम लोग कर रहे हैं। सत्तारूढ़ दल के नेता और कार्यकर्ता अपनी मांग पर अडिग हैं, पीछे हटने को तैयार नहीं है। दरअसल सरना धर्म कोड आदिवासी समुदाय से जुड़ा हुआ है। झारखंड में लंबे समय से सरना धर्म कोड को लागू करने की मांग हो रही है। देश भर में होने वाली जातीय जनगणना में सरना धर्म को लेकर अलग कॉलम बनाने की मांग आदिवासी कर रहे हैं। इच्छा रखते हैं, उसके मांग करते हैं गति से कि सरना धर्म कोड लागू करो, अन्यथा सड़क में भी हम लोग उतरने का काम करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा सदन से लेकर सड़क तक भी उतरने का काम। सरना धर्म कोड को लेकर आदिवासी आर या पार के मूड में है। हालांकि बीजेपी आदिवासियों के धर्म परिवर्तन को लेकर सवाल उठा रही है। धर्मांतरण पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर निशाना साधा और बताया कि झारखंड में आदिवासियों की संख्या तेजी से घट रही है। 15% आदिवासी धर्मांतरण कर ईसाई बन चुके हैं। 36% उरांव जनजाति के लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है। 33% मुंडा और 0.88% संथाली लोग ईसाई बन गए। 2.4% हो जनजाति और 67.93% खड़िया ईसाई बन चुके हैं। ऐसे में सवाल है कि जब आदिवासी ईसाई बन रहे तो सरना धर्म कौन मानेगा। ये जो सेंसस में आपको बताया आज से 15 साल पहले की है, 2011 अंतिम सर्वे, बाद में फिर सर्वे अभी होने वाला है, तो फिर किसका कितना आबादी होगा तो आपको ये पता चल जाएगा। बाबूलाल जी क्या चाहते हैं कि जो आदिवासियों की पहचान है वो उसे नहीं मिले, आदिवासियों की मौलिक अधिकार से आदिवासियों को वंचित कर दिया जाए। झारखंड में करीब 27% आबादी आदिवासियों की है। आदिवासी अपने आप को सरना धर्म के तहत ही मानते हैं, इसलिए केंद्र सरकार से सरना धर्म कोड को जातीय जनगणना में लागू करने की मांग कर रहे हैं। रांची संवाददाता गौरव झा, जमशेदपुर संवाददाता आशीष तिवारी, चाईबासा संवाददाता रुपेश प्रधान और बोकारो संवाददाता मृत्युंजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड में एक बार फिर से टेंडर आवंटन में घोटाले की बात सामने आ रही है। आरोप है कि जेएसएफसी के टेंडर देने में गड़बड़ी की गई है। देखिए रिपोर्ट। जेएसएफसी के टेंडर आवंटन मामले में लगातार सवाल उठ रहे हैं। अलग अलग जिलों में अलग अलग रेट पर टेंडर आवंटित होने पर जेएसएफसी के अधिकारियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल झारखंड राज्य खाद्य और असैनिक आपूर्ति निगम ने 2024-26 के लिए परिवहन टेंडर निकाला था। इस टेंडर में सरकार की ओर से न्यूनतम रेट 60 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया था, जिनमें से कई जिलों में 33 रुपए 1 पैसे पर भी टेंडर दिए गए हैं, तो कई जिलों में 59 रुपए 88 पैसे प्रति क्विंटल का रेट भी दिया गया है, यानी तय रेट से महज 12 पैसे कम पर। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि किस जिले में क्या रेट मिला है। रांची में 59 रुपए 36 पैसे प्रति क्विंटल, बोकारो में 59 रुपए 88 पैसे प्रति क्विंटल, पश्चिम सिंहभूम में 59 रुपए 28 पैसे प्रति क्विंटल, धनबाद में 59 रुपए 95 पैसे प्रति क्विंटल, हजारीबाग में 36 रुपए प्रति क्विंटल,
देवघर में 59.04 रुपए प्रति क्विंटल, चतरा में 33.77 रुपए प्रति क्विंटल, गोड्डा में 57.70 रुपए प्रति क्विंटल। पूरे मामले पर जेडीयू नेता और मोटिया मजदूर संघ के अध्यक्ष का कहना है कि कई जिलों में गलत तरीके से टेंडर दिया गया है। कहीं न कहीं हम एक बात बताएंगे कि ना जेम पोर्टल पे प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत यदि पेपर में यदि ये 2-3 जिला में हुआ है तो निष्पक्ष जांच नहीं हुई है, जिसके कारण विभाग को जवाब देना पड़ेगा। और रही बात की इस पूरे घोटाला, पूरे टेंडर का घोटाला की बात करते हैं तो मैं मानूंगा इसके मंत्री का, जब आप मंत्री बनते ही बयान देते हैं कि यह टेंडर नहीं होगा और टेंडर में घोटाला चल रहा है, टेंडर को बंद किया जाए। और उसके फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।